हे एवरीवन, दिस इज़ गीतांजलि। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग। ये जजमेंट राइटिंग जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्जामिनेशन में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस केस के फैक्ट्स क्या हैं कि 10/3/2014 की नाइट को रात के 8 बजे से 9 बजे के बीच में कंप्लेनेंट ए जो कि अपने घर की तरफ आ रहा था अपने भाई को एयरपोर्ट पर छोड़कर, एक्यूज्ड बी और उसके साथ एक अननोन पर्सन है, इसके पास पिस्टल है, जो उसे रास्ते में रोकता है और उसे कहता है कि उसकी रिस्ट वॉच जो कि 2000 रुपये की है और एक गोल्ड चेन जो कि 30,000 रुपये की है और उसका पर्स जिसके अंदर 2000 रुपये हैं, उसको गन पॉइंट पर ये डर देते हुए कि हम उसे जान से मार देंगे, उसे ये सारी चीज़ें ले लेते। जो ये कंप्लेनेंट है ए, ये तीनों आइटम जो इन्होंने एक्यूज्ड ने मांगी है ये उसे हैंड ओवर कर देते हैं एक्यूज्ड बी को और उसके साथ जो पर्सन है उसको ए। उसके बाद इस इंसिडेंट के बाद आता है पुलिस स्टेशन सी में, जो कि सिविल लाइन पुलिस स्टेशन रायपुर में है। रात के 10 बजे के करीब एक FIR लॉज होती है एग्जिबिट P1 जो सी है, यानी कि जो ये पुलिस ऑफिसर हैं इंटेरोगेट करते हैं बी को 12 मार्च 2014 को उसे कस्टडी में लेने के बाद, क्योंकि वो उन्हें सस्पेक्ट लग रहा है। कब की ये इंसिडेंट हुआ था? 10 मार्च को, और ये जो एक्यूज्ड है ये पुलिस की कस्टडी में आया 12 मार्च को। जो ये बी है इसके पास से एक बॉक्स रिकवर होता है इसके घर से, जिसके अंदर की रिस्ट वॉच रखी हुई है जो कि आर्टिकल Q1 है। जो इसका घर है वो सिविल लाइन्स रायपुर में ही है, इस एक्यूज्ड का घर। और एक गोल्डन चेन जो कि आर्टिकल 2 है, ये भी रिकवर होती है एक गोल्ड स्मिथ के पास से जिसका नाम है डी। ये जो ए था, कंप्लेनेंट था, जिसकी ये रिस्ट वॉच थी और ये सारा सामान था, ये आइडेंटिफाई करता है अपने उस रिस्ट वॉच को भी और अपनी उस गोल्ड चेन को भी कि ये उसी की ही प्रॉपर्टी है डिप्टी कलेक्टर के सामने। ये जो बी एक्यूज्ड है इसे प्रोसिक्यूट किया जाता है ऑफेंस 392 ऑफ IPC के लिए। ये तो थे हमारे केस के फैक्ट्स। अब आते हैं इनकी एविडेंस के ऊपर। देखिए एविडेंस क्या है। सबसे पहले कंप्लेनेंट खुद एज अ PW1 कोर्ट में अपीयर होता है और जो भी प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है, क्योंकि जो भी FIR लॉज होती है वो स्टेट लॉज करते हैं, तो प्रोसिक्यूशन हुई स्टेट, तो जो स्टेट की पूरी स्टोरी है कंप्लेनेंट उसकी जो स्टोरी है प्रोसिक्यूशन की उसको सपोर्ट करते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने आइडेंटिफाई करी है अपने रिस्ट वॉच गोल्ड चेन आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग में कलेक्टर के सामने। फिर उनके सामने एक सजेशन आती है जिसमें उन्हें ये सजेस्ट किया जाता है कि ये जो गोल्ड चेन और रिस्ट वॉच है ये पुलिस ने आपको पहले से ही बता दिया था। तो वो इस चीज़ को डिनाई करते हैं कि ऐसा नहीं है कि पुलिस ने मुझे बता दिया था, बल्कि मैंने ही इन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसिक्यूशन विटनेस आते हैं सी, जो कि ये पुलिस स्टेशन में गया था जिन ऑफिसर के सामने इन्होंने अपनी ये जो FIR थी वो लॉन्च कराई थी, वो आते हैं एज PW2। ये भी प्रोसिक्यूशन की पूरी जो स्टोरी है उसको सपोर्ट करते हैं और ये स्टेट करते हैं कि ये जो रिस्ट वॉच है आर्टिकल Q1 ये एक जो एक्यूज है उसके घर में एक बॉक्स था उसके अंदर से मिली है, और ये जो गोल्ड चेन है आर्टिकल Q2 ये गोल्ड स्मिथ डी से मिली है, जिसके बारे में एक्यूज ने ही हमें बताया है, जिसके बारे में एक्यूज ने ही हमें इन्फॉर्मेशन दी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसिक्यूशन विटनेस आते हैं 3, जो कि ये गोल्ड स्मिथ है जिसके पास से ये चेन मिली है। ये आकर कोर्ट में बोलते हैं कि बी ने, जब ये बी चेन मेरे पास लेकर आया तो बी ने ये कहा था कि वो इस गोल्ड चेन का ओनर है, जो कि ये मेरे पास 11 मार्च 2014 को लेकर आया था, जो कि 20,000 रुपये की है। और वो कहता है कि इस रिगार्डिंग उसने अपने रजिस्टर में भी एक एंट्री की थी जो कि है एग्जिबिट P2। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रोसिक्यूशन विटनेस डिप्टी कलेक्टर के, जिनके सामने ये आइडेंटिफिकेशन हुई थी। ये आके कहते हैं कि इन्होंने आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग करी थी 12 मार्च 2014 को रिस्ट वॉच और गोल्ड चेन की आइडेंटिफिकेशन के लिए, जिसमें ए ने अपनी इन दोनों आइटम्स को आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद आते हैं डिफेंस एविडेंस पे। डिफेंस में ये एक्यूज कहता है कि इसने रॉबरी कमिट नहीं करी है। ये जो रिस्ट वॉच और चेन है जो कि ए को दिखाई गई थी, ये पुलिस ऑफिसर्स ने इसे पहले ही बोल दिया था कि तूने ऐसे ऐसे आइडेंटिफाई करना है। ये आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं थी बल्कि एक दिखावा था। ये साथ में एक्यूज ये भी कहता है कि इसने कोई चेन गोल्ड स्मिथ डी को सेल नहीं करी। उसके साथ ही ये एक्यूज कहता है कि ये पुलिस ऑफिसर ने कोई भी आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट नहीं करी है।
अब आ जाते हैं कि हम इसमें जजमेंट राइटिंग करेंगे किस तरह से। देखिए, क्योंकि हम क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग कर रहे हैं तो क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग में क्या होता है, चार्ज फ्रेम होता है, और जिस सेक्शन में हम चार्ज फ्रेम कर रहे हैं उसी सेक्शन पे आगे हम एविडेंसेस को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे द कोर्ट का नाम, जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आ जाएगी, और छत्तीसगढ़, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रिक्ट रायपुर है तो रायपुर छत्तीसगढ़। उसके बाद नीचे हम ब्रैकेट में लिखेंगे प्रिजाइडेड बाय, जहाँ पे कि जो भी जुडिशल मैजिस्ट्रेट है उनका नाम आएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड पे आप लिखेंगे CIS नंबर, क्रिमिनल केस नंबर, पुलिस स्टेशन, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे आप लिखेंगे स्टेट, क्योंकि FIR लॉन्च हुई है तो स्टेट ही प्रोसिक्यूशन होंगे, स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ थ्रू SHO, पुलिस स्टेशन, जो भी पुलिस स्टेशन है कंसर्न वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे वर्सेस, और जो भी एक्यूज्ड हैं उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे कि एक्यूज्ड का नाम था B, उनके फादर का नाम आएगा, उनकी एज, उनका रेजिडेंस ऑफ, और जो भी कंसर्न पुलिस स्टेशन है इनका वो आ जाएगा। उसके बाद आप सेंटर में लिखेंगे चार्ज, जो कि कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। यहाँ लिखेंगे आई के बाद जुडिशल मैजिस्ट्रेट का नाम आएगा, जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास छत्तीसगढ़, चार्ज यू एक्यूज्ड पर्सन, फिर एक्यूज की पूरी डिटेल्स आएंगी एज फॉलोज, किस किस सेक्शन में उन पे चार्ज लगेगा वो अब चीज़ें मेंशन होती जाएंगी। सबसे पहले तो बात जब चार्ज फ्रेम करेंगे, ध्यान रखने वाली ये है कि जब भी कोई चार्ज फ्रेम किया जाएगा किसी एक्यूज के खिलाफ, तो चार्ज में वो सारी चीज़ें इतनी क्लियर लिखी जाएंगी ताकि एक्यूज को पता चले कि उसके किस एक्ट से क्या ऑफेंस बना है। तो यहाँ हम लिखेंगे जिसमें कि पूरी डेट, प्लेस, टाइम और जो जो उसने एक्ट किए वो सभी उस चार्ज में मेंशन होंगे, और इस एक्ट से कौन सा ऑफेंस बना ये भी लिखा जाएगा। कैसे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ एक्यूज ने क्या किया है, अपने फ्रेंड के साथ मिलकर उसको मारने की धमकी देते हुए गन पॉइंट पे उससे ये सारी चीज़ें लूटी हैं। तो हम यहाँ यही चीज़ लिखेंगे दैट यू एक्यूज्ड ऑन 10/3/2014 रात के करीब 8 से 9 बजे के बीच में, रात के टाइम में, इन द प्रेजेंस ऑफ कंप्लेनेंट वहाँ पे प्रेजेंट था, पुट हिम इन फियर ऑफ इंजरी, जिसे कि डर दिया गया कि उसे मारा जाएगा, बाय थ्रेटनिंग हिम टू कोज हिज डेथ एट गन पॉइंट वाइल ही वॉज रिटर्निंग। अब बताया जाएगा कि किस तरह से, कब आपने उसके साथ ये एक्ट किया, कि जब वो अपने घर वापस आ रहा था अपने ब्रदर को एयरपोर्ट पर छोड़कर। एंड इंड्यूस हिम, तो और उसे इंड्यूस किया गया कि वो जो भी ये मूवेबल प्रॉपर्टी आप लोगों ने उससे डिमांड करी वो आप लोगों को डिलीवर कर दे देयर एंड देन। ध्यान रखिए ये जो भी उस सेक्शन के असेंशियल एलिमेंट्स है ना वो आपको चार्ज में मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे सेक्शन 392 के जो असेंशियल एलिमेंट है कि अगर जिस पर्सन को ये थ्रेटनिंग दी गई है वो देयर एंड देन ये प्रॉपर्टी अगर डिलीवर कर देता है तो ही रॉबरी कमिट होती है। तो हमें ये चीज़ लिखनी होगी यहाँ पे कि देयर एंड देन, मतलब जैसे ही आपने उसको ये डर दिया, धमकी दी और उससे इन चीज़ों की मांग करी तो उस पर्सन ने तभी के तभी आपको ये प्रॉपर्टी डिलीवर कर दी। तो इसीलिए आप लोगों ने जो ऑफेंस किया है वो रॉबरी का है, जो कि पनिशेबल है अंडर सेक्शन 392 ऑफ IPC। ध्यान रहे जो भी एक्ट हम यूज़ करेंगे, जैसे कि इंडियन पीनल कोड, तो उसका पूरा नाम मेंशन करना है, ना कि IPC। तो इंडियन पीनल कोड एंड इज़ विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोड। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे एंड आई हेयर बाय डायरेक्ट, यानी कि कोर्ट डायरेक्ट कर रही है इस एक्यूज को, ये कोर्ट आपको ट्राई करेगी इन अबव फ्रेम्ड चार्जेस में, जो कि हैं सेक्शन 392 के। उसके बाद राइट हैंड साइड पे सील और साइन आ जाएंगे जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे डेट और प्लेस आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अब ये चार्ज फ्रेम करने के बाद आप सेंटर में लिखेंगे प्ली ऑफ एक्यूज्ड। प्ली ऑफ एक्यूज्ड में क्या है कि एक्यूज्ड को ये चार्ज पढ़कर सुनाया जाएगा कि आपके खिलाफ इस सेक्शन में चार्ज फ्रेम किया गया है, तो आप क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे प्ली ऑफ एक्यूज्ड क्या है, तो यहाँ लिखेंगे कि ये जो चार्ज है ये रीड करके और एक्सप्लेन करके एक्यूज को बताया गया, जिस पर एक्यूज्ड ने ये कहा, क्या कहा कि वो इनोसेंट है, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है और मुझे इस केस में फॉल्सली इम्प्लिकेट किया गया है, मैं गिल्टी प्लीड नहीं करता और मैं ट्रायल फेस करना चाहता हूँ। राइट हैंड साइड पे फिर से आप साइन और सील लगाएंगे जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के। लेफ्ट हैंड साइड पे साइन होंगे एक्यूज्ड के।
उसके बाद ये प्ली ऑफ एक्यूज मेंशन करने के बाद आप फिर से सेंटर में लिखेंगे कोर्ट का नाम, कोर्ट की डेजिग्नेशन, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। उसके बाद जो भी मैजिस्ट्रेट हैं उनका नाम लिखा जाएगा। राइट हैंड साइड पे फिर से CIS नंबर, क्रिमिनल केस नंबर, पुलिस स्टेशन और डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन आ जाएगी। राइट हैंड साइड पे सबसे पहले, लेफ्ट हैंड साइड पे आप सबसे पहले स्टेट लिखेंगे थ्रू SHO पुलिस स्टेशन, ये प्रोसिक्यूशन हो गया, वर्सेस एक्यूज की पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद जो भी इनके काउंसिल कोर्ट में प्रेजेंट हो रहे हैं दोनों की तरफ से वो लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ स्टेट प्रोसिक्यूशन है तो स्टेट की तरफ से जो प्रोसिक्यूटर होते हैं वो होते हैं ADPO। अगर कोई प्राइवेट पर्सन अपना कोई प्राइवेट लॉयर लेकर आ रहा है प्रोसिक्यूशन की साइड से, तो यहाँ पे लिखा जाएगा उस लॉयर का नाम थ्रू ADPO। उसके बाद जो भी डिफेंस के लॉयर हैं उनका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद सेंटर में आप लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में जजमेंट, और जिस दिन ये जजमेंट प्रोनाउंस हुआ उसकी डेट मेंशन की जाएगी। अब आप देखें, अब आते हैं हमारे जजमेंट राइटिंग में। जजमेंट राइटिंग के पैरा 1 से लेकर पैरा 5 तक के जो पॉइंट्स हैं हर क्रिमिनल जजमेंट में इनका सीक्वेंस सेम है, जो कि है पैरा नंबर 1 में आप ये लिखेंगे कि एक्यूज के खिलाफ किन सेक्शन में चार्ज फ्रेम किया गया है। पैरा नंबर 2 में कोई एडमिटेड फैक्ट है तो वो लिखा जाएगा। पैरा नंबर 3 में प्रोसिक्यूशन की पूरी स्टोरी लिखी जाएगी। पैरा नंबर 4 में डिफेंस की पूरी स्टोरी लिखी जाएगी। पैरा नंबर 5 में पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन होंगे। उसके बाद पैरा नंबर 6 से इन डिटर्मिनेशन के पॉइंट को हम एनालाइज करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ अब सबसे पहले पैरा नंबर 1 में हम लिखेंगे कि ये जो प्रेजेंट केस है इसमें एक्यूज के ऊपर चार्ज लगाया जाता है सेक्शन 392 ऑफ इंडियन पीनल कोड का। उसके बाद ब्रैकेट में हम मेंशन कर देंगे कि हियर इन आफ्टर रेफर्ड एज IPC, कि अब जहाँ पे भी हम IPC लिखना कि अब जहाँ पर भी हम इंडियन पीनल कोड लिखना चाह रहे हैं वहाँ पर हम IPC लिखेंगे। क्यों लगाया गया कि इस एक्यूज्ड ने कमिट किया है रोबरी का ऑफेंस इस कंप्लेनेंट को फियर ऑफ इंजरी देके बाय थ्रेटनिंग टू कॉजेस डेथ गन पॉइंट पे, जब वो अपने घर वापस आ रहा था अपने भाई को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करके, और उसे इंड्यूस किया गया कि वो ये सारी मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो एक्यूज को दे दे। उसके बाद पैरा नंबर 2 में, क्योंकि यहाँ इस केस में कोई एडमिटेड फैक्ट नहीं है तो पैरा नंबर 2 में यही लिख दिया जाएगा कि इस केस में कोई एडमिटेड फैक्ट नहीं है। पैरा नंबर 3 में प्रोसिक्यूशन की पूरी स्टोरी लिखी जाएगी। क्या थी प्रोसिक्यूशन की स्टोरी कि 10/3/2014 को रात के 8 के 9 बजे रात के समय जब कंप्लेनेंट A अपने घर वापस आ रहा था अपने ब्रदर को रायपुर एयरपोर्ट पर छोड़कर, जब वो घर वापस आ रहा था तो एक्यूज्ड B और उसके साथ में एक अननोन पर्सन था जिनके पास गन थी। इन्होंने इस एक्यूज को रोका और इसे कहा कि अपनी रिस्ट वॉच जो कि 2000 की है और एक पर्स जिसमें कि 2000 रुपये हैं कि वो उसे डिलीवर कर दिए जाएं एक्यूज को। एक्यूज ने इन चीज़ों से डरते हुए ये सारी चीज़ें जैसे ही उन्होंने मांगी उनके साथ जो एक्यूज और उसके साथ जो पर्सन था उसे दे दी गई। उसके बाद ये जो कंप्लेनेंट है ये रात के 10 बजे यहाँ आता है पुलिस स्टेशन में। ऑफिसर C जो कि ऑफिसर इंचार्ज हैं पुलिस स्टेशन के, उनके पास और एक FIR रजिस्टर कराता है जो कि है एग्जिबिट P1। जब एक्यूज की इन्वेस्टिगेशन की जाती है और उसे कस्टडी में लिया जाता है सस्पिशन के बेस पे, जो कि इन्फॉर्मेशन मिली है जो कि कंप्लेनेंट ने दी है, तो एक रिस्ट वॉच जो है आर्टिकल Q1 वो उसके घर में रखे हुए किसी बॉक्स में से रिकवर होते हैं। ये जो चेन या रिंग जो भी है ये गोल्डस्मिथ D के पास से रिकवर होती है। जब जो डिप्टी कलेक्टर हैं वो इनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो कंप्लेनेंट जो है अपनी रिस्ट वॉच को और अपनी इस गोल्ड चेन या रिंग को आइडेंटिफाई करते हैं। जब ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होकर ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद जो ये पुलिस ऑफिसर हैं सेक्शन 173 क्लोज 2 ऑफ CRPC में कोर्ट के सामने अपनी ये रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, जिस पर कि कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी सेक्शन 190 क्लोज B में। देखिए ये सारी चीज़ें कि पुलिस रिपोर्ट लगाई, कॉग्निजेंस लिया, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हम प्रिज्यूम करते हुए चलेंगे और अपने जजमेंट में लिखते जाएंगे। उसके बाद पैरा नंबर 4 में हम लिखेंगे कि जब ये चार्ज एक्यूज को पढ़ कर और एक्सप्लेन करके सुनाया गया तो उसने गिल्टी प्लीड नहीं किया। उसने कहा कि मैं ट्रायल फेस करूँगा। जब उसे पर्सनली एग्जामिन किया गया 313 में, और देखें तो आप 313 की बात भी क्वेश्चन में नहीं मेंशन्ड है, तो जो भी उसने डिफेंस में कहा था हम ये सारी स्टेटमेंट इसकी 313 की मानते हुए प्रिज्यूम करके यहाँ पर लिख देंगे कि जब उसकी एग्जामिनेशन हुई 313 में तो उसने कहा कि उसने रोबरी कमिट नहीं करी है।
और ये जो रिस्ट वॉच है और जो ये रिंग है ये पुलिस ऑफिसर ने पहले ही इस पर्सन को दे दी थी, जिसकी कोई आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग नहीं हुई है, और अगर हुई भी है तो वो नाम की है, और उसने कोई भी ऐसी रिंग या चेन किसी गोल्डस्मिथ डी को नहीं बेची है। पुलिस ने कोई आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट नहीं करी है। उसके बाद पैरा नंबर 5 में हम लिखेंगे पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, जिसके लिए आप सबसे पहले कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, और जिन जिन सेक्शंस में आपने चार्ज फ्रेम किया है उनका पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन बनाकर लिख देंगे। कैसे कि क्या एक्यूज्ड ने इस एलाइज डेट, टाइम या प्लेस पर कंप्लेनेंट को रॉब करते हुए, उसे जान की धमकी देते हुए उसके पास से ये सारी चीज़ें रॉब करी हैं। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन होगा कि क्या एक्यूज को इस केस में एक्विटल होना चाहिए या कन्विक्शन होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं हम पैरा नंबर 6 पे। यहाँ से हम जो भी हमने पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन बनाए हैं उन्हें विद रीज़न एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि जो भी हमारे पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन है उन सबको हम इकट्ठा लेकर चल रहे हैं, इसलिए सबसे पहले सेंटर में हम लिखेंगे रीज़न फॉर डिटर्मिनेशन। उसके बाद पॉइंट 1 और 2, यानी कि ये जो पॉइंट 1 और 2 डिटर्मिनेशन के थे हम इन्हें इकट्ठा एनालाइज कर रहे हैं। पैरा नंबर 6 में अब यहाँ से हमारा जुडिशियल माइंड अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। लिखेंगे कि एविडेंस की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए और कोर्ट के ओवर बर्डन ऑफ रिकॉर्ड को कम करने के लिए जो ये पॉइंट्स हैं इनको हम एक साथ एनालाइज और डिटरमाइन करेंगे एज पर सेक्शन 102 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। जो इस पूरे केस का ओनस है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होगा। जो कार्डिनल प्रिंसिपल है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का, जो कि है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, जिसमें कि जो ये प्रोसिक्यूशन है इसे एक्यूज का गिल्ट कोर्ट में प्रूव करना होगा बिना किसी रीजनेबल डाउट का। मतलब कोर्ट जो है वो एक्यूज को इनोसेंट ही प्रिज्यूम कर रही है, अब वो गिल्टी है तो ये प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होगा। उसके बाद पैरा नंबर 7 में हम लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन की साइड से जो भी एविडेंसेस आते गए और उन्होंने क्या कहा ये हम यहाँ लिखना स्टार्ट कर देंगे, और उनके द्वारा कही गई स्टेटमेंट किस सेक्शन में रेलेवेंट है ये चीज़ें भी लिखेंगे। तो पैरा नंबर 7 स्टार्ट करते हुए हम लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन अपने इस बर्डन को डिस्चार्ज करने के लिए सबसे पहले कंप्लेनेंट ए को एग्जामिन करवाते हैं, जो कि PW1 की तरह कोर्ट में आकर ये डिपोज्ड करते हैं, ये स्टेटमेंट देते हैं कि 10/3/2014 को रात के करीब 8 से 9 बजे के बीच में जब वो अपने घर वापस आ रहे थे अपने भाई को रायपुर एयरपोर्ट पर छोड़कर, ये जो फैक्ट है कि वो रात के टाइम अपने भाई को छोड़कर वापस आ रहे थे, ये फैक्ट रेलेवेंट होगा सेक्शन 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि इसी फैक्ट की वजह से एक ओकेजन कॉन्स्टिट्यूट हुआ जिससे कि एक्यूज्ड को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो ऑफेंस कर सके, कि रात का टाइम है अभी कोई देख नहीं रहा और इस तरह का ऑफेंस कमिट किया जा सकता है। तो ये फैक्ट रेलेवेंट होगा सेक्शन 7 में, और साथ ही ये जो फैक्ट हैं ये रेलेवेंट होंगे सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं टाइम और प्लेस ऑफ दैट ऑफेंस, और जो भी ये एस्टेब्लिशमेंट होती है कि किस टाइम पे हुआ किस प्लेस पे हुआ, ये चीज़ें रेलेवेंट होंगी सेक्शन 9 में। जो ये PW1 ये कंप्लेनेंट आए थे, ये फर्दर कहते हैं कि ऑल ऑफ सडन अचानक से ही बी और बी के साथ एक अननोन पर्सन आया जिनके पास पिस्टल थी। इन्होंने इसे रास्ते में रोका और कहा कि इसकी रिस्ट वॉच, गोल्डन रिंग, पर्स जो है उसे उनको हैंडओवर कर दे गन पॉइंट पे। साथ ही इसने कहा कि इसी डर से इसने ये तीनों आइटम इस एक्यूज्ड को और उसके साथ जो पर्सन था उसे हैंडओवर कर दी। PW1 फिर दोबारा ये स्टेट करते हुए कहते हैं कि ये जो इंसिडेंट था, इन्होंने उसके बाद रात के 10 बजे ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रायपुर C के पास गए और अपनी FIR एग्जिबिट P1 रिकॉर्ड करवाई। ये जो FIR इन्होंने रिकॉर्ड कराने वाली जो बात है ये रेलेवेंट होगा सेक्शन 6 में, क्योंकि ये फॉर्मिंग पार्ट है उस सेम ट्रांजैक्शन का जो कि रीजनेबली और लॉजिकली कनेक्टेड है फैक्ट इन इशू से। साथ ही ये जो फैक्ट FIR वाला है ये रेलेवेंट होगा सेक्शन 8 में एज अ सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ द विक्टिम इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट इन इशू। ये जो टेस्टिमनी है PW1 की ये कोरोबोरेट होती है FIR से, जो कि एग्जिबिट P1 है एज पर सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। PW1 साथ ही ये बात भी कहते हैं कि जो
आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग करी थी कलेक्टर ने, उसमें इन्होंने आइडेंटिफाई करी अपनी रिंग और अपनी वॉच। जब इन्हें क्रॉस एग्जामिन किया जाता है तो ये इस बात को डिनाई करते हैं कि रिंग और वॉच मुझे पहले से ही पुलिस ऑफिसर्स ने दिखा दी थी, और ये अनकॉन्ट्रोवर्टेड रहते हैं। देखिए अब यहाँ एफआईआर के साथ इन्होंने ब्रैकेट में ये वर्ड यूज़ करें हैं एग्जिबिट P1। तो ये एग्जिबिट्स क्या होते हैं कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट की फाइल पर लगता है वो एग्जिबिटेड होता है तभी कोर्ट की फाइल पर लगता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट एग्जिबिटेड नहीं है तो वो फाइल पर अगर लग भी गया है तो कोर्ट उसे जजमेंट राइटिंग के टाइम पर जजमेंट में कंसीडर नहीं करेंगी। इसलिए जो भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रोसिक्यूशन या डिफेंस अपने साइड से कोर्ट की फाइल पर लगवाना चाहते हैं तो वो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं कि वो एग्जिबिट होना चाहिए। अब ये जो भी डॉक्यूमेंट एग्जिबिट होंगे, अगर आपने कोर्ट में प्रैक्टिकली देखा हो तो मान लीजिए कोई एफआईआर की कॉपी है जो कि फाइल पर लगनी है या जो कि फाइल पर लगी हुई है, जब इसके कंसर्न्ड जो भी विटनेस आके एफआईआर से रिलेटेड जो भी है आकर जब उनकी एग्जामिनेशन होती है तो उस एफआईआर को जो भी, चाहे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो या फिर वो डिफेंस के साइड से अगर लॉयर हो, तो वो उसकी जो कॉपी है उसके ऊपर रेड पेन से एक एग्जिबिट लगाते हैं। उसके बाद आते हैं हम पैरा नंबर 8 पे। यहाँ हम लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन ने फिर किसे एग्ज़ामिन करवाया। तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन का जो सेकंड विटनेस है वो है सी, जो कि ये ऑफिसर इंचार्ज हैं जिनके पास ये कंप्लेनेंट गया था ये इंसिडेंट होने के बाद, जिन्होंने एफआईआर लॉन्च करी थी। ये आते हैं कोर्ट में, ये प्रोसिक्यूशन के केस को सपोर्ट करते हैं और ये बोलते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन दी गई थी उसके बेसिस पे एक्यूज्ड को अरेस्ट करते हुए उसके पास से रिस्ट वॉच रिकवर की गई, जो कि उसके घर में एक बॉक्स में पड़ी हुई थी, जो कि आर्टिकल Q1 है। और साथ ही एक रिंग जो आर्टिकल Q2 है रिकवर किया गया गोल्डस्मिथ डी से। ये स्टेटमेंट रेलेवेंट होंगी सेक्शन 27 में, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन एक्यूज ने दी थी अपनी कस्टडी में डिस्कवरी ऑफ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। क्योंकि जब एक्यूज को कस्टडी में लिया गया और उससे इस सामान के बारे में पूछा गया तो उसने जाकर पुलिस ऑफिसर्स को बताया कि मेरा ये सामान कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में अगर कोई एक्यूज इस तरह से कोई आर्टिकल रिकवर करके देता है तो ये जो स्टेटमेंट होती है ये रेलेवेंट होती है सेक्शन 27 में। उसके बाद लिखेंगे ये जो सेक्शन 27 है ये बेस्ड है थ्योरी ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट डिलीवरी ऑफ फैक्ट से रिलेटेड। ये क्या है कि जो ये सेक्शन 27 है ये है कि जैसे ही एक्यूज को कस्टडी में लिया गया उससे पूछा जाएगा कि जो भी सामान इस ऑफेंस को करने में आपने इस्तेमाल किया या रिकवर किया वो आपने कहाँ छुपाया है। तो जो एक्यूज हैं वो उन पुलिस ऑफिसर्स को ले जाकर वहाँ पॉइंट आउट करते हुए वो जगह दिखाएंगे कि जहाँ पे उन्होंने ये सामान छुपाया है, और वो सामान जो वहाँ से रिकवर किया जाएगा उसके लिए एक डिस्कवरी स्टेटमेंट बनेगी। जो पुलिस ऑफिसर ये डिस्कवरी स्टेटमेंट बनाते हैं ये रेलेवेंट होती है सेक्शन 27 में। जब इनको क्रॉस एग्जामिन किया गया तो ये अनरिपट रहे। उसके बाद आते हैं पैरा नंबर 9 पे। यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन ने अपना नेक्स्ट जो विटनेस था वो एग्ज़ामिन करवाया डी, जो कि गोल्डस्मिथ है, जो आकर बोलता है कि 11/3/2014 को यानी इंसिडेंट के नेक्स्ट डे पर एक्यूज्ड बी ने उसे ये रिंग आर्टिकल Q2 बेची थी, ये बोलते हुए कि ये इसका ओनर है जिसकी कीमत 20,000 रुपये है। जिसके रिगार्डिंग इस गोल्डस्मिथ ने एक एंट्री भी की थी अपने रजिस्टर में, जो कि एग्जिबिट P2 है, क्योंकि ये रजिस्टर की कॉपी अब उसे कोर्ट में सबमिट करनी होगी। तो ये जो कॉपी होगी ये एग्जिबिट P2 है। ये जो फैक्ट है यानी कि ये जो एंट्री वाला फैक्ट है कि उसने ये सारी चीज़ एंटर करी अपने रजिस्टर में, ये रेलेवेंट होगी सेक्शन 34 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, एज द एंट्री इज़ मेड इन बुक कैप्ट रेगुलरली इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कि वो डेली जो भी इस तरह से उसके पास सामान बेचने आता है वो एंट्री करता है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो रेलेवेंट होती हैं सेक्शन 34 में। उसके बाद हम लिखेंगे कि जब इसे क्रॉस एग्जामिन किया गया तो ये अनरिपट रहा। उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने अपना नेक्स्ट जो विटनेस एग्जामिन किया वो है ये कलेक्टर, जो कि एज प्रोसिक्यूशन विटनेस 4 कोर्ट में आते हैं।
जिन्होंने आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग्स करी थी उन स्टोलन आर्टिकल्स की, जो आकर ये कोर्ट में कहते हैं कि 12/3/2014 को उन्होंने आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग्स करी थी कलेक्टोरेट कैंपस में उस रिस्ट वॉच और रिंग के रिगार्डिंग, जिसमें कि ए ने यानी कंप्लेनेंट ने करेक्टली आइडेंटिफाई कर ली थी अपनी इन दोनों चीज़ों को। ये फैक्ट रेलेवेंट होगा सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि ये आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर रहा है उस आर्टिकल की जो कि सीज़ किए गए थे। जब इसे क्रॉस एग्जामिन किया गया तो ये अनरिबट रहे। उसके बाद आ जाएगी नेक्स्ट पैरा में, क्योंकि प्रोसिक्यूशन की पूरी एविडेंस हो चुकी है, अब आ जाएंगे डिफेंस पे। जब इस प्रोसिक्यूशन एविडेंस को क्लोज़ किया गया, एक्यूज को पर्सनली एग्जामिन किया गया 313 में, जिसमें उसने कोर्ट के सामने ये कहा कि उसने रोबरी कमिट नहीं करी है। जो ये रिस्ट वॉच और रिंग है जो कि पुलिस ने पहले ही ए को दिखा दी थी उस आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग से पहले, और ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं की गई हैं, और ना ही उसने ऐसी कोई रिंग जो है गोल्डस्मिथ को डी को बेची है। पुलिस ने आइडेंटिफिकेशन परेड भी नहीं कराई है। ये सारी बातें उसने आकर अपने डिफेंस में कही। ये तो था अब तक कि प्रोसिक्यूशन ने क्या कहा और डिफेंस ने क्या कहा। अब इन दोनों की बातों को देखते हुए पैरा नंबर 12 और पैरा नंबर 13 में हमें इसे एनालाइज करना है कि क्या एक्यूज एक्विट होगा या फिर कन्विक्ट होगा। तो पैरा नंबर 12 में हम लिखेंगे, के बाद पैरा नंबर 2 में हम लिखेंगे कि इस पूरे केस को एनालाइज करने के बाद लीगल प्रोविजंस को देखते हुए कोर्ट ये कंक्लूड करती है कि PW1 यानी वो कंप्लेनेंट और PW3 यानी कि वो गोल्डस्मिथ ने आइडेंटिफाई किया है एक्यूज्ड को कोर्ट में ही, जिससे ये प्रूव होता है कि ये एक्यूज ही था उस अलेज डे पर जिसने कि कंप्लेनेंट को रोका था और उसके साथ ये ऑफेंस कमिट किया था, और ये ही ये पर्सन है जिसने गोल्डस्मिथ को ये रिंग बेची थी। साथ ही एक्यूज्ड ने डिफेंस में ये कहा, साथ ही एक्यूज्ड ने जो डिफेंस लिया वो ये कि पुलिस ऑफिसर्स जो हैं इन्होंने कोई आइडेंटिफिकेशन परेड ठीक से कंडक्ट नहीं करी, और ना ही इस कंप्लेनेंट ने या फिर ये जो डी थे यानी कि ये गोल्डस्मिथ ने इन्हें इसे आइडेंटिफिकेशन नहीं किया, आइडेंटिफाई नहीं किया है। पर ये जो डिफेंस एक्यूज ने लिया कि मुझे आइडेंटिफाई नहीं किया गया, प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं करवाया पुलिस ऑफिसर ने, ये टेनेबल नहीं है, मतलब इसे इतना कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मलखान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2003 सुप्रीम कोर्ट के केस में ये बात करी कि ये जो TIP है ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये पुलिस ऑफिसर के डिस्क्रिशन है कि वो कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते, ये एक्यूज का राइट नहीं है। जो ये TIP रिपोर्ट होती है इसका जो यूज़ है सिर्फ कोरोबोरेशन के लिए किया जाता है, ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। एक्यूज्ड फेल हुआ PW1 और 3 की टेस्टिमनी को रिबट करने के लिए, यानी कि जो कंप्लेनेंट और गोल्डस्मिथ ने कोर्ट में आकर कहा उसको ये एक्यूज्ड रिबट नहीं कर पाया, इसलिए जो ये एक्यूज्ड की आइडेंटिटी है ये एस्टेब्लिश होती है। साथ ही जो एक्यूज का कंडक्ट है कि उसने ये रिंग चोरी करके बेची, जो कि आर्टिकल Q1 है, इस गोल्डस्मिथ को जो कि PW3 था, अपने आप को उस गोल्ड चेन का ओनर बताते हुए, इससे ये बात प्रूव होती है PW3 की टेस्टिमनी से और एग्जिबिट P2 से कि हाँ इसने इस गोल्डस्मिथ के सामने यही कहा था कि ये इस जो रिंग है इसका ओनर है। ये चीज़ रेलेवेंट होगी, ये बात रेलेवेंट होगी सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में एज अ कंडक्ट ऑफ एक्यूज्ड इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट इन इशू। साथ ही ये जो एक्यूज्ड है इससे ये बात प्रूव होती है कि एक्यूज्ड ने ये जो रिंग है ये इस इंटेंशन से ली ताकि वो अपने आप को रॉन्गफुली गेन पहुंचा सके, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से। साथ ही साथ जो ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन है ये मैनिफेस्ट होती है कि ये जो वॉच थी वो उसके घर से मिली। इस बात से ये प्रूव होता है कि PW2 यानी कि ये जो SHO थे जिन्होंने FIR लॉन्च करी थी और उसे अरेस्ट किया था, कस्टडी में लिया था,
उनकी टेस्टिमनी से और साथ में उन्होंने जो सीजर रिपोर्ट बनाई आर्टिकल Q1 की कि उनके घर से मिला, और आर्टिकल Q2 की जो कि गोल्डस्मिथ के पास से मिला, जो कि एक्यूज्ड ने बताया था। इससे ये बात भी प्रूव होती है कि कंप्लेनेंट और PW4 यानी कि वो कलेक्टर जिसने आइडेंटिफिकेशन करी थी, उनकी टेस्टिमनी से भी ये बात प्रूव होती है कि ये वॉच और ये रिंग बिलोंग करती है, जो रिकवर हुई थी एक्यूज्ड से, ये कंप्लेनेंट से बिलोंग करती हैं। जो एक्यूज ने ये ऑब्जेक्शन लिया कि आइडेंटिफिकेशन आर्टिकल का एक दिखावा ही था, ये सही से नहीं हो पाया, ये जो एक्यूज्ड हैं इस बात को प्रूव नहीं कर पाए। साथ ही एक्यूज ने ऐसा कोई एविडेंस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया जो कि इन सारी चीज़ों को विरोध करता हो। इससे ये सारी बातें प्रूव होती हैं कि जो कंप्लेनेंट की अनरिबटेड टेस्टिमनी है कि एक्यूज ने उसे थ्रेटन किया कि उसे जान से मार देगा, और उसे इंड्यूस किया कि वो घड़ी और ये सारा सामान जो है वो उसे दे दे, उसको फियर ऑफ डेथ देते हुए। इससे जो एक्टस रियस है सेक्शन 392 का कि इंड्यूस किया गया कंप्लेनेंट को इन सारी प्रॉपर्टी को डिलीवर करने के लिए देयर एंड देन, ये प्रूव होता है। साथ ही जो मेंस रिया है इस सेक्शन का, जो कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, जो कि सेक्शन 24 ऑफ IPC में डिफाइन किया गया है, वो भी प्रूव होता है एक्यूज के इस कंडक्ट से कि वो अपने आप को रॉन्गफुल गेन पहुंचाने की नीयत से और कंप्लेनेंट को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाने की नीयत से उसने ये काम किया है। उसके बाद पैरा नंबर 13 में हम लिखेंगे कि इस प्रेजेंट केस में जो भी चीज़ें कोर्ट के सामने आई। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि इस केस में जो ये पूरा केस है ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे डिपेंड है, और यहाँ पे कोई स्टार विटनेस नहीं है इस केस में। जो ये सर्कमस्टेंसेस हैं ये प्रोसिक्यूशन ने प्रूव किए हैं, जैसे कि उन्होंने एक्यूज को आइडेंटिफाई किया है, उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन प्रूव करी है, स्टोलन आर्टिकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया है, और ये रिकवरी हुई है उस एक्यूज के घर से इन आर्टिकल्स की। साथ ही जो ये केस था शरद बर्दी चंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स की बात की गई थी, तो इस केस में जो भी प्रोसिक्यूशन ने प्रूव किया उस केस के अकॉर्डिंग वो सारे एलिमेंट्स प्रूव करता है प्रोसिक्यूशन। इसलिए कोर्ट इस केस में ये मानती है कि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस प्रूव किया है बिना किसी रीज़नेबल डाउट के, और जो एक्यूज है वो गिल्टी है और वो कन्विक्ट होना चाहिए सेक्शन 392 ऑफ IPC के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि ये जो जजमेंट है ये प्रोनाउंस कर दिया गया, बट इसे टेम्पोरली सस्पेंड कर दिया गया क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस को सुनने के लिए एज पर सेक्शन 248 क्लोज 2। उसके बाद हम लिखेंगे री हियरिंग। पैरा नंबर 15 से इस जजमेंट के लास्ट तक जो भी पैरा हैं, अगर किसी क्रिमिनल केस में कन्विक्शन हुई है तो ये सारे पैरास का सीक्वेंस सेम रहेगा। क्या लिखेंगे पैरा नंबर 15 में हम कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की साइड को सुना गया क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए, बल्कि एक्यूज ने कहा कि लीनियंसी बरतनी चाहिए। इस ऑफेंस के ग्रेव नेचर को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ये ठीक नहीं समझती कि इस केस में कोर्ट को कोई प्रोबेशन का बेनिफिट या सेक्शन 360 का बेनिफिट इस एक्यूज को देना चाहिए, क्योंकि ये जो ऑफेंस इस एक्यूज ने किया है ये जनरल कंसाइंस ऑफ सोसाइटी को हिलाकर रख देता है और एक फियर का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है सोसाइटी में। इस तरह के ऑफेंसेस को बढ़ने से रोकने के लिए, जो कि रोबरी ऑन रोड हैं, इस टाइप के ऑफेंस, कोर्ट को लगता है कि इस एक्यूज को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ये सेंटेंस पास कर रही है। एक हम टेबल बनाएंगे जिसमें सीरियल नंबर, एक्यूज का नाम, किस सेक्शन में कन्विक्ट किया गया, क्या इम्प्रिजमेंट मिलेगी, क्या फ़ाइन होगा, और अगर फ़ाइन पे नहीं किया तो क्या इम्प्रिजमेंट होगी, ये सारी चीज़ें फिल की जाएंगी। उसके बाद पैरा नंबर 16 में हम लिखेंगे कि ये जो हमने लास्ट कॉलम बनाया है कि फ़ाइन पे नहीं किया तो इम्प्रिजमेंट फेस करनी होगी। ये जो है, जो इनकी पहले वाली सेंटेंस है जो कि 2 साल है, वो हो जाने के बाद
ये इस फाइन वाली पनिशमेंट को अंडरगो करेंगे एज़ पर सेक्शन 30 क्लोज टू। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे सेक्शन 428 ऑफ CRPC के अकॉर्डिंग जो भी इन्होंने अब तक की जो भी टाइम इन्होंने जेल में रहे हैं, इम्प्रिजमेंट में रहे हैं, वो सारा टाइम सेट ऑफ होता है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे जो भी बेल बॉन्ड थे एक्यूज के वो डिस्चार्ज होते हैं और इसे कस्टडी में लिया जाता है इस सेंटेंस को सर्व करने के लिए। नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि एक्यूज्ड से बेल बॉन्ड भरवाए जाते हैं विद श्योरिटी अंडर सेक्शन 437A के अगर प्रोसिक्यूशन अपील में जाता है तो ये अपीलेट कोर्ट में अपीयर होंगे और इनकी वैलिडिटी 6 मंथ्स की है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि जो भी आर्टिकल इस एक्यूज्ड से सीज़ किए गए थे वो कंप्लेनेंट को दिए जाते हैं उस कंप्लेनेंट के पर्सनल बॉन्ड पर एज़ पर सेक्शन 452 और ये जो भी अपीलेट कोर्ट ऑर्डर करेगी वैसा होगा इसके साथ। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे सेक्शन 363 ऑफ CRPC के अकॉर्डिंग जो एक्यूज है इसे फ्री ऑफ कॉस्ट इस जजमेंट की कॉपी दी जाती है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे साइन करेंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के। लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखेंगे कि ये जजमेंट डेटेड, साइन और प्रोनाउंस किया गया ओपन कोर्ट में, थोड़ा सा स्पेस छोड़कर दोबारा से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के साइन होंगे।